$8 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर का मालिक पाकिस्तान बिलाशुबा सोने की चिड़िया है, लेकिन ये चिड़िया किसी पिंजरे की कैदी नहीं, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो दूसरों की आज़ादी और राय का एहतराम करता है। जियो और जीने दो इसका ठोस बयानिया है। वफा के बदले वफा और जफा के बदले जफा इसकी साइलेंट पॉलिसी है। पाकिस्तान इंतकाम नहीं लेता, लेकिन अपने दुश्मनों को माफ़ भी नहीं करता। इसे सॉफ्ट टारगेट समझने वालों को मशवरा है कि अब भी वक्त है खामोशी से अपना रास्ता बदलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अहम तरीन डेवलपमेंट से करेंगे। सिफारती सतह पर यह अहम तरीन पेशरफ्त ना सिर्फ पाकिस्तान से दहशत गर्दी के मुस्तकिल खात्मे की वजह बन सकती है, बल्कि मुल्क को मुआशी तरक्की का आलमी हब भी बना सकती है। ये डेवलपमेंट इस्लामाबाद में होने वाली मिनरल समिट 2025 के दौरान उस वक्त सामने आई जब अमरीकी महकमा खारिजा ने पाकिस्तान के मादनी खजानों को पाकिस्तान और अमरीका के लिए गेम चेंजर कहा और पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में अमरीकी सरमायाकारों की गैर मामूली इजहार दिलचस्पी का भी बताया। इसी दौरान अमरीकी सिफारत खाने ने अपने बयान में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के मादनी खजानों को महफूज बनाना सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीराती तरजीह है। अमरीकी सिफारत खाने का स्टेटमेंट और एरिक मेयर का बयान पाकिस्तान में फिर से अमरीकी दिलचस्पी की जानिब एक इशारा है, लेकिन सवाल ये है कि बदतरीन दहशत गर्दी के होते अमरीका हो या चीन या कोई तीसरा मुल्क, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कैसे कर पाएगा। पाकिस्तान अपने $1 ट्रिलियन के मादनी खजानों से सिर्फ अमन की सूरत में ही फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान में अमन पाकिस्तान की ही नहीं, अफ़गानिस्तान की भी ज़रूरत है। अमन होगा तो ही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ सरहदी तिजारत कर पाएगा और अफगान ताजिर पाकिस्तानी बंदरगाहों से अपना सामान आलमी मंडियों में ले जा सकेंगे। ये इदराक अफगान तालिबान हुकूमत को हर सूरत करना होगा। इम्कानात, खदशात और सवालात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मादनी खजानों के लिए अमरीकी जुस्तजू पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे की बुनियाद कैसे बन सकती है। अमरीकी दिलचस्पी से पाकिस्तान में चीनी इंटरेस्ट और चीनी सरमायाकारी पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे अहम, सदर ट्रंप के दूसरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब जानते हैं कि बदतरीन दहशत गर्दी ख़त्म किए बगैर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनरल इंडस्ट्री है, इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान मिनरल समिट में बैरूनी इन्वेस्टर्स को सरमायाकारी की पेशकश के हवाले से हुकूमत का जो एतमाद और आज़म था वो गैर मामूली नजर आया। हुकूमती एतमाद की वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो दहशत गर्दी का मामला है, इस पे हमने पहले भी काबू पाया है, और जब आज़म होता है, पूरा इरादा होता है, तो उसको रोका जा सकता है। ये जो मादनियात की एक्सप्लोरेशन की बात है, तो उसमें जाहिर है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व है, और मुमकिन है कि इसके वजह से ये दहशत गर्दी का प्रॉब्लम, जो कि सारे मुआशरे का प्रॉब्लम है और सारे मुल्क का प्रॉब्लम है, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाए। तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या लाएअमली है या क्या वो तरीक़ा इख्तियार करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको अश्योरेंस दे रही है, सारे बाहर के जो सरमायाकार हैं उनको इत्मीनान दिला रही है कि इस मामले को वो काबू कर लेगी। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर उस पर कुछ ऐसा एक्शन होगा कि मतलब इसमें बहुत सी कोई ऐसी इसकी कोई खास राज कोई नहीं है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए, और तीसरे जो लोकल आबादी है उसको अपने तरफ मायल करना चाहिए, और उनको एहसास दिलाएंगे कि इसके होने की वजह से बहुत से मसाइल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो यही सब बातें की जाएंगी, और इसी तरह मेरा ख्याल है। अच्छा सर, हालिया दिनों में पाक अमरीका इंसदादे दहशत गर्दी मुज़ाकरात और वज़राए ख़ारजा राब्ते में अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे पर कंट्रोल हासिल करने पर भी इत्तफाक सामने आया है।
दहशतगर्दी के खिलाफ वाशिंगटन की जानिब से तवील अरसे बाद एक मुस्बत पेशरफ्त वाला मामला हमने देखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है, क्योंकि अमेरिका का ताउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका से हमें एक तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, बेहतर किस्म के आलात और इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, जिससे ज़्यादा बेहतर सुराग रसानी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। दूसरे, अमेरिका के ताउन से हमें ज़ाहिर है उसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है वो भी मिल सकती है। और तीसरे ये कि अमेरिका इस खित्ते के ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा वो उसका भी हमें फायदा होगा। तो और अब ये नया आज़म नजर आ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, ट्रंप इंतजामिया जो है, इसमें बाज़ बातें कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से डील कर रहे हैं जैसे इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वीजा होल्डर्स के खिलाफ, लेकिन बाज़ बातें अच्छी भी हैं, और वो उनमें से एक ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ नया आज़म नजर आता है उनकी तरफ से, और वो इसको काबू करने पे कुछ काफी पुरज़्म है। अच्छा, दहशतगर्दी पे काबू पाने की आपने बात की है, तो दहशतगर्दी का ज़ाहिर जानते हैं कि खात्मा किए बगैर ना सीपैक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो सकता है और ना ही गवादर पोर्ट। क्या आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी करने वाले चीन को इस हवाले से अपना सियासी किरदार अदा करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। मगर चीन का तरीक़ाकार और है, वो हुकूमत के ज़रिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, हुकूमत से एक दूसरे के लेवल पे, सतह पे वो ताउन करते हैं। तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के मामले में भी चीन का भी बड़ा एक अहम इंटरेस्ट इस मामले में है कि इसको रोका जाए, और वो हमारी गवर्नमेंट से टच में है। और मेरा ख्याल है कि चीन खुद इस मामले से डील कर चुका है बहुत से इलाकों में, तो उसकी भी उसका तजुर्बा हमारे लिए मुफीद साबित होगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान के दौरे के दौरान अमरीकी वफ़द के सरबरा एरिक मेयर ने पाकिस्तान की मादनी दौलत को दोनों मुल्कों के लिए गेम चेंजर करार दिया और कहा कि इससे दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। बज़ाहिर साहम स्टेटमेंट का सिफारती ज़बान में क्या मतलब लिया जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो यूक्रेन के साथ भी अमेरिका ने जो उनकी मादनियात वाला मामला था उस पर डील करने के मामले पर जो एक कशीदगी थी उसको कम करने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए, अब हम अप्रैल 2025 में हैं। मुझे याद है कि 2023 में अमेरिका ने एक टीम आई थी जो कि एम्बेसडर रॉबिन रेफल और मिस्टर डेविड रोंड, जो कि वहाँ के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के वाइस प्रेसिडेंट थे। उस वक्त डेविड रोंड ने जो आके इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में तकरीर की थी, उसमें कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज में, मादनियात में खास दिलचस्पी है, और अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा जी इसको डेवलप करने के लिए, इसको बेहतर इसकी और बेहतरी लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वही सोच ट्रंप इंतजामिया में भी उसी सोच का असर नजर आ रहा है। और ये CSIS ने वाशिंगटन में एक रिपोर्ट शाये की थी इसी मामले में, तो वो सब बैकग्राउंड के तहत मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका इंटरेस्ट हमारे मिनरल रिसोर्सेज में बहुत है, और वो हमें मदद करेंगे और उनके सरमायाकार भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान के मादनी शोबे में एकदम से अमरीकियों की गैर मामूली दिलचस्पी की वजह क्या है? क्योंकि ये सवालिया निशान है। हम अगर गुज़श्ता कुछ अरसे को देखें तो अमरीका पाकिस्तान के मामले में एक सख्त रवैया अमरीका का हमने देखा, लेकिन जब से ये मादनियात वाला मामला शुरू हुआ है अमरीका की दिलचस्पी भी एकदम से सामने आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। ये तो देखिए ना, मेरा ख्याल है कि उनको कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, और अब सैटेलाइट इमेजरी एक चीज होती है, उससे
काफी बेहतर उनको अंदाजा हो जाता है कि किस इलाके में क्या बिल्कुल। मिनरल मादनियात मौजूद हैं। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो अफगानिस्तान में भी उनको मादनियात में दिलचस्पी हो रही है। तो और चीन की भी इसमें दिलचस्पी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई नई डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये सारे बड़े ममालिक जो हैं पाकिस्तान की तरफ रुजू हो रहे हैं। सही। अच्छा, आप जैसे कि जो कि बात कह अच्छी रहे बात हैं, है पाकिस्तान की। आप इसको अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी आप जैसे कि बात कह रहे थे कि चीन का भी इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक सदर ट्रंप पाकिस्तान की मादनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जो तरजीह है वो समझते हैं। क्या पाकिस्तान के मादनी ख़जानों में अमरीका का स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट चीन से हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं और मुआशी ताउन है इस पर असरअंदाज नहीं होगा? नहीं, देखिए, पहले तो पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी, हमारी सॉवरेनिटी, वो सबको माननी चाहिए बिल्कुल। अव्वल। दूसरे ये कि अगर मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान के मादनियात में दिलचस्पी है तो हमें उनके एरियाज डिफाइन करने होंगे, उनको रेगुलेट करना होगा और इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। तो ये सब चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं और हमें यही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे बस ये नहीं कि जो जिसका दिल चाहे वो करे आके। सही। अच्छा, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम वाज़ेह लफ्ज़ों में कहें तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की विकेट पर लॉन्ग टर्म मैच शुरू होने जा रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए स्ट्रेटजिक दौर में इम्कानात और खदशात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हाँ, ये होने लगा है, लेकिन ये उस सतह मैं नहीं समझता उस लेवल का होगा जो कि पहले, जैसे कि जब सोवियत यूनियन उस जमाने का उस अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, या जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ था, उसके बाद जो दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन अमेरिका ने शुरू की थी बुश ने, वो उस लेवल का मैं नहीं समझता हूँ कि अभी वो होने जा रहा है। लेकिन उस जरा लेवल पे ये जरूर है कि उन लोगों की हमारे यहाँ बहुत दिलचस्पी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो उसको इस मर्तबा हमें पिछले तजुर्बे के बिना पे हमें उसको रेगुलेट करने की जरूरत होगी, हमें सही तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत होगी। सही सही। हम इस तरह उनको खुली छुट्टी नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, हमारे साथ साबिक सफीर। नाज़रीन, खलीज बंगाल में चीन की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, खलीज बंगाल में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। खित्ते के ममालिक में भारत की बढ़ती मुदाखलत और साजिशी किरदार को काउंटर किया जा रहा है। दर हकीकत भारत को एक मुहलिक साइलेंट वॉर का सामना है। बांग्लादेश की चीन को अपनी सरजमीन पर एयरबेस के कयाम की पेशकश और खलीज बंगाल की तन्हा हाकमियत के दावे ने जहां ढाका के नौ आमूज हुक्मरानों का कद काट बढ़ाया है, वहीं भारत को खलीज बंगाल में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात से मुताल्लिक खदशात में भी मुब्तला कर दिया है। भारतीय मीडिया का ये दावा है कि बांग्लादेश की सरजमीन पर चीनी एयरबेस शिमाली मशरकी रियासतों को भारत से मिलाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तामीर किया जा रहा है। गोया जिस मुर्गे में भारत की जान है, उसकी गर्दन आजकल चीन की छुरी तले है। पहली बार ऐसा हुआ है कि खलीज बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में भारत को कौमी सलामती का इस कदर शदीद चैलेंज दरपेश है। इसीलिए भारत ने चिकन नेक कॉरिडोर के करीब महंगा तरीन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किया है। खलीज बंगाल में इलाकाई सियासत के इस खेल का एक अहम खिलाड़ी पाकिस्तान भी है। 24 अप्रैल से वजीर खारिजा इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश इलाकाई सिक्योरिटी मामलात में बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। खलीज बंगाल के पानियों में अचानक आने वाला ये तलातुम बज़ाहिर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि चिकन नेक कॉरिडोर के अतराफ और शिमाल मशरकी रियासतों में भारत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली किस हद तक कारगर साबित होगी और भारत इसका जवाब किस तरह देगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर शाहिद कयानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद कयानी साहब, आपके वक्त का। जनूबी एशियाई ममालिक से चीन की बढ़ती कुर्बतें भारत को इलाकाई सियासत के महाज पर गैर मुतालिक कर रही हैं। पहले श्रीलंका और मालदीव
और नेपाल की नई हुकूमतों ने भारत के मुकाबिल चीन से ताल्लुकात को तरजीह दी और अब बांग्लादेश ने भी भारत से दामन छुड़ाकर चीन से मजबूत ताल्लुक की बुनियाद रख ली। जनूबी एशिया में चीन के असर और रसूख में इजाफे की वजह क्या है? जी, मैं पहले आपको बताऊं, मैं बांग्लादेश में भी रहा हूं, जहां पर मतलब सफारतकारी में एक पोस्टिंग मेरी बांग्लादेश में भी रही काफी साल पहले जी। उस जमाने में बेगम खालदा जिया की हुकूमत थी। एक चीज आपने समझने की कोशिश करें, अभी जो आपने कई खबरें आ रही हैं कि जी जो चीन है वो शायद बांग्लादेश में कोई अपनी बेस बनाए। अभी इसकी तस्दीक तो नहीं हुई, क्योंकि चीन ने ज्यादातर अपनी जो रीजन के अंदर किसी मुल्क के अंदर अपनी बेस नहीं बनाई। ये जो मिलिट्री बेस जिबूटी में है, जो अफ्रीका के अंदर, वहां उन्होंने बनाई है अपनी। बाकी किसी जगह मुझे अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। दूसरी बात है कि चीन की हिंदुस्तान के साथ जहां पर ताल्लुकात बड़े नाजुक हैं, वहां पर 2-2.5 साल पहले लद्दाख के अंदर इनकी ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। लेकिन इनके जो कहते हैं ना कि जो कोएग्जिस्टेंस, जो उनको जो तरीक़ेकार है कोएग्जिस्ट करने का, नॉर्मल रिलेशनशिप का, वो चीन का हिंदुस्तान के साथ है। और चीन के वहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही, जिसे कहते हैं, इनलार्ज हुए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जबकि सियासी ताल्लुकात जिसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है। अभी यहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि चीन का जो अपना असर है अपने रीजन के अंदर, वो बहुत ही इनलार्ज हुआ। जैसे आप मालदीव की बात करें, अभी देखें नेपाल के साथ भी ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं इकोनॉमिक, भूटान के साथ उन्हें ताल्लुकात बना लिए हैं, और जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं ही अच्छे हैं, बर्मा के साथ ठीक है। इन मुल्कों के साथ चीन के ताल्लुकात इसलिए कि जो रीजन के मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, वो इग्नोर नहीं कर सकते चाइना की इकोनॉमिक जो है राइज। और चाइना की जो इकोनॉमिक राइज है वो पीसफुल है एज कम्पेयर अमेरिका के साथ। अगर आप मुकाबला करें, जो 1945 1939 से लेकर अब तक अगर आप देखें, तो किसी न किसी जंग में वो जारी रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग उनकी कई दफा रिलेशनशिप को बड़े डाउटफुल देखते हैं। यहाँ पर चाइना की जो राइज है पीसफुल है, और रिलेशनशिप भी उन्होंने बड़ी पीसफुल रखी हुई है, और इन मुल्कों की उन्हें इकोनॉमिकली उनकी मदद की है, उनके हालात बेहतर किए हैं उन्होंने, तो वो उनसे ताल्लुकात ज़ाहिर है बढ़ा भी रहे हैं। अब आ जाए बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के साथ अगर आप देखें, जो भी एक साल के अंदर जो ताल्लुकात खराब हुए हैं हिंदुस्तान के बांग्लादेश के साथ, जी, उसमें हमें किसी की हमें कोई परेशानी, हमें कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। वो ये था कि जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने जहां पर चीन के साथ ताल्लुकात उनके थे, ये बता दूं, ये समझते हैं कि ठीक अच्छे थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बढ़ा लिए, और जिसकी वजह से, और फिर यहाँ तक कर लिए कि जो अपने मुल्क के अंदर असल में हुआ तो इंटरनल हालात खराब हुए हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने इनको सपोर्ट दी पिछली हुकूमत को। और अब जो बांग्लादेश की हुकूमत है, वो चाइना वो हिंदुस्तान के साथ उसकी रिलेशनशिप को ट्रस्ट नहीं करती। सही, ये मैं बता दूं, एज कंपेयर टू चाइना, वो हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को ट्रस्ट नहीं करती। और फिर उन्होंने वो जो पिछली जो वजीर आजम है, उनको भी उन्होंने वहाँ पर जो रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ या रखा हुआ वहाँ पर, ये उनके लिए हिंदुस्तान, जो बांग्लादेश की हुकूमत के लिए, ये कोई उनके लिए ये अच्छा समझते इकदाम हिंदुस्तान ने नहीं किया। सही। अच्छा, अभी जैसे कि अब बात है कि बांग्लादेश, क्योंकि खबर तो ये है कि बांग्लादेश ने खुद ऑफर की है चाइना को एयरबेस बनाने की। अगर ये एयरबेस बनती है, दर हकीकत खलीज बंगाल में एंट्री ऑफर है ये, और खलीज बंगाल में चीन की मौजूदगी स्ट्रेटजिकली से किस हद तक फ़ायदा देगी, और इसका इंडिया को नुकसान होगा क्या, या उसके मफादात पर असरअंदाज होगी? मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चीन जो है वो बांग्लादेश में कोई अपनी मिलिट्री बेस बनाएगा। अच्छा, ये मैं कैसे, इसलिए कि फिर जो हैं, जो देखें ना, रिलेशनशिप जो वैसे भी चीन के हिंदुस्तान के साथ सियासी तौर पर बताया ना नाजुक हैं, वो फिर बहुत खराब होने का उन पर डर है। ये नज़ाकत में जो है बड़ा मसला बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि चीन बांग्लादेश के साथ सियासी और इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसे लार्ज करेगा, बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। जहाँ तक बेस बनाने की बात है, हो सकता है कि दूसरे आपके मेहमान है वो ओपिनियन में आप शायद वो करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही
ये जो इकदाम है, इसको आपको बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि चीन ये इकदाम करेगा कि वहां पर अपनी एक बेस बना ले, और बेस बनाने से उसको क्या एडवांटेज होगा अपने ये देखने की कोशिश करनी है। क्या होगा, अभी उसके जो ताल्लुकात हैं, वो अभी जो लद्दाख का मामला है वही भी अभी सुलझा नहीं है, और उनके वैसे हालात इस तरह के हैं, वो क्यों एक नया एक फ्रंट खोल लेंगे और बांग्लादेश में बुला देंगे उनको। इस साइड से जो कहते हैं ना, वो जो उनका चीन का ये साउथ जिसे कहते हैं वेस्ट इलाका है, उनको इस किस्म का कोई खतरा नहीं है, वो क्यों वहाँ एक बेस बना देंगे। तो ये मेरे लिए समझ से बाहर है। खबरें जरूर हैं, हिंदुस्तान भी खबरें दे रहा है कि जी वहाँ बेस बनेगी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही, इसमें अभी बहुत सोच समझ के समझनी चाहिए। ये इस इंग्लिश में कहें टू अर्ली टू गिव एन ओपिनियन। अच्छा शाहिद साहब, एक और भी जो गैर मामूली चीज़ हुई है कि जुलाई इनकलाब के बाद से भारत के खिलाफ बांग्लादेश का मुसलसल जारहाना रवैया, ये 54 सालों में हमने पहली बार मुशाहिदा किया है। बंगला क़यादत के सख्त मौक़िफ़ के पसे पर्दा कोई ताकत है, या 54 सालों से जो दोस्ती का पर्दा था इसमें बंगला अवाम के वसाइल पर भारत का डाका इसकी वजह बना? मैं देखिए ये आपको बता दूं, आप कभी, मैं जरा थोड़ा सा तारीख पीछे जाऊंगा। मैं जब बांग्लादेश में अपनी पोस्टिंग पे गया, वहां पर मुझे किसी प्रोफेसर ने एक बड़ी मजे की बात बताई। उन्होंने कहा कि आपने कभी ख्याल नहीं किया कि जो हिंदुस्तान का यहाँ असर है इस जगह पर बांग्लादेश में, स्पेशली अवाम के साथ, वहां पर अवाम, बांग्लादेश की अवाम मेजॉरिटी ने हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक जो है प्रेशर है, जो इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है, सियासी इन्फ्लुएंस है, उसको कभी पसंद नहीं किया। अच्छा। बल्कि शेख मुजीबुर रहमान जब वापस आए 1972 में, ने सबसे पहला ये काम किया, जलसे में कहा कि जी आप ठीक है, आप यहाँ हिंदुस्तानी फौज को कहा जी मेहरबानी आप आ गए, अब आप जाएं यहाँ से। अच्छा। तो ये मैं बता दूं, मैं खुद वहां पर लोगों को मिलता था, बात करता था, क्योंकि और फिर ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो असर था वो सफोकेटिंग था, तो कहते हैं ना सांस बार रोकने वाला। उसमें क्या प्रेस है, क्या बिजनेस है, क्या दूसरी चीजें, हर तरफ से हिंदुस्तान का जो असर था वो ऐसा था कि जिससे अवाम ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया एक दिन भी। वो आप कहेंगे ठीक है जी अवामी लीग को वोट देते थे, ठीक है डालते होंगे, लेकिन इस बिना पे नहीं डालते थे। वो डालते थे जिस तरीके से पिछली हुकूमत ने जो इकोनॉमिकली जो प्रोग्रेस की थी मुल्क के, जिसमें लोगों को फायदा पहुंचा था, ये है, ये इट्स अ फैक्ट, उसकी वजह से। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसीज में की वजह से अगर ये हुकूमत ने थी, और यही वजह है कि जब इनको अब निकाला है, तो उसमें फिर जब ये मूवमेंट चली, तो उसमें जब हिंदुस्तान की जो उन्होंने रवैया देखा इनकी इस गवर्नमेंट की सपोर्ट में, उसमें फिर लोग अब इतने खिलाफ हो चुके हैं कि वो वाला पिछला जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के जिसमें थे बांग्लादेश हुकूमत के साथ, वो मेरा ख्याल है कि रिवाइवल नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि कोई हुकूमत बांग्लादेश की इसको इग्नोर नहीं कर सकती कि तीनों चारों तरफ से हिंदुस्तान ने जो बॉर्डर्स मिलते हैं वो मिले हुए हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कोएग्जिस्ट करना है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे ऐसे ताल्लुकात जरूर रखेंगे जिसमें बांग्लादेश को अपनी इन बॉर्डर्स के ऊपर से जो है खतरा ना हो। सही। अच्छा एक सवाल आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जो बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका जो रवैया है पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, जो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आएगी, क्या ये उसकी डायरेक्शन तय करेगी? ये रवैया तय करेगा उसकी डायरेक्शन? मैं ये समझता हूँ जी कि जब जो भी इलेक्शन होगी, इसमें जो अवामी इस वक्त जो रवैया है जो अवाम के अंदर, वो यही है कि हिंदुस्तान के साथ जिसे कहते हैं आर्म्स लेंथ रखें, इनको इतना रखें, ताल्लुकात रखें कि जिसमें नॉर्मल रिलेशनशिप हो, क्योंकि मैंने कहा इग्नोर नहीं कर सकते आप, बिल्कुल इतना बड़ा मुल्क है, हर तरफ से उसका साथ बॉर्डर मिलता है। लेकिन वो जो ताल्लुकात पिछली हुकूमत के साथ थे, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इस किस्म की ताल्लुकात रखे जिसमें अवाम जो थी उसकी वो उससे तंग पड़ गई, बिल्कुल जो बांग्लादेश की अवाम है। तो ये चीजें हिंदुस्तान की हुकूमत को भी सोचनी चाहिए कि वो ऐसा रिलेशनशिप रखें जिसके अंदर, जिसे कहते हैं कोएग्जिस्ट करें, नॉर्मल रिलेशनशिप हो, लेकिन एक हुकूमत के साथ बांध कर न रख लें जिसमें अवाम जो है वो उसको सपोर्ट ना करे। तो ये अगली हुकूमत आएगी, इलेक्शन आएंगी, ये इशू होगा, मैं बता दूं ये इशू खड़ा होगा इसके अंदर। अब अवाम पूछेगी सियासी पार्टियों से कि क्या जी वही ताल्लुकात लाना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ जो हमारा था। उसमें मैं बता दूं कोई सियासी पार्टी जो है वो
ये चीज जो है इसमें वो साफ बताएगी कि नहीं भाई हम ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। हाँ, नॉर्मल रिलेशनशिप होगा जो मैंने आपको बताया कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के साथ देखें ताल्लुकात कितने अच्छे अब हो गए हैं। आप देख लें, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साहब 17 तारीख को वहां जा रहे हैं, और अब ये एक, क्योंकि इसमें इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हुए थे, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। वहाँ हमारे जो वहाँ सफीर हैं अपना बांग्लादेश में, वो अगर आप फेसबुक देखें तो रोज किसी न किसी गवर्नमेंट के या सियासी लीडर को मिल रहे होते हैं। तो ये पहले नहीं था। तो अब एक रिलेशनशिप में एक नया पेज खुल रहा है और बड़ा एक पॉजिटिव पेज है। हम समझते हैं कि इसको पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट बढ़ाने चाहिए, स्पोर्टिंग लिंक्स बढ़ाने चाहिए। आप खुद देखेंगे कि इनके अवामी जो ताकत है, इससे ताल्लुकात हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत बेहतर हो जाएंगे, जो हमारे अवाम, दोनों अवाम चाहते हैं ऐसे हो। सही। अच्छा शाहिद साहब, बैंकॉक में यूनुस मोदी मुलाकात जो हुई, उससे हमें पता चला कि भारत बांग्लादेश से ताल्लुकात की बहाली तो चाहता है, लेकिन शेख हसीना वाजिद की ढाका को हवालगी पर तैयार नहीं, जबकि ढाका ने शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया था। क्या भारत शेख हसीना और अवामी लीग के जरिए बांग्लादेश में फिर से मुदाखलत का इरादा रखता है? ऐसी किसी कोशिश पर बंगला अवाम का रद्द-ए-अमल आपके ख्याल में क्या होगा? क्योंकि जैसे आप बता रहे थे, आपने बहुत टाइम गुजारा है वहाँ पे। मैं समझता हूँ जी कि हिंदुस्तान किसी सूरत भी ये हसीना जो वाजिद वजीर जो साबिक वजीर आजम है, जी जी, इनको इशू नहीं बनाएंगे। अच्छा। मैं तो ये ऐसी फार फेच्ड आइडिया है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है किसी वक्त आए कि अब हिंदुस्तानी हुकूमत शेख हसीना को कहे कि जी आप मेहरबानी करके इस मुल्क को छोड़ दें, किसी और जगह चले जाएं और रेफ्यूज ले लें, क्योंकि ये इशू बन गया आपका हमारे ताल्लुक। क्योंकि हिंदुस्तान किसी सूरत नहीं चाहता कि उसका फिर ये जो ना ईस्टर्न फ्रंट है जो बांग्लादेश के साथ है, सब ताल्लुकात इस एक लेडी की वजह से, एक सियासी लीडर की वजह से हो, जो क्योंकि अगर जब तक ये वहां रहेंगी ये इशू बना रहेगा, बिल्कुल ये सियासी इशू बनेगा, ये इलेक्शन का इशू बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इनको कहें कि आप शेख हसीना को कि आप मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाएं, किसी और मुल्क में चली जाएं, क्योंकि ये कहते हैं हवाले कर दे इंडिया के, बांग्लादेश के। वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होगा। अच्छा। ये जरूर होगा कि इनको कहा जाएगा कि आप यहाँ से चले जाएं, कि आपकी वजह से एक बिला वजह की टेंशन खड़ी है बांग्लादेश और हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान अब चाहेगा कि एक नया पेज खोले जिसके अंदर वो कम से कम कोएग्जिस्ट कर सकें एज नेबर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी कि ज्यादा अरसा शेख हसीना वाजिद की मेजबानी भी अब भारत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गजा की ताज़ा सूरत हाल पर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सहूनी कसाईयों के हाथों गजा फिर से कत्लगाह बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल में इंसानियत सोज मजालिम की तारीख रकम हो रही है। हर सू खौफ के साए छाए हैं। इसराइली पाबंदियों के सबब इंसानी इमदाद के सोते खुश्क हो चुके हैं। मजीद इमदाद रोक दी गई है, लेकिन आलमी ज़मीर ताहाल सोया हुआ है। अल जज़ीरा के मुताबिक 18 मार्च से 9 अप्रैल तक इसराइली फ़ौज के 36 हमलों में सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। अगर वाकई ये बर्बरियत नहीं है, जंगी जुर्म नहीं, तो फिर क्या है? आज की मुहज़्ज़ब दुनिया इसे किन अल्फाज का जामा पहनाएगी, और क्या अल्फाज के जामे से इसराइली बेशर्मी को ढांपा जा सकेगा? गजा को मशरिक़ वुस्ता का लॉस वेगस बनाने का ख्वाब देखने वाली बड़ी ताकतों के इस पावर गेम में दहशतगर्द आलमी अशराफिया, आलमी इंसानी हुकूक के बेज़मीर इदारे और शैतानी बिजनेस कार्टेल सब शरीक हैं, और उनका हदफ गजा के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। आलमी बेहिसी के इस दौर में फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का कौन सा रास्ता बचता है? इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील अनवर साहब, जो गुज़श्ता 15 सालों से मिशन फ़लस्तीन के तहत पाकिस्तान और बरतानिया में फ़लस्तीनियों की मदद के लिए सरगर्दा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदील आपके वक्त का। सहूनी बर्बरियत का नया फेज़ जारी है, जो कि हमने ईद रमज़ान में देखा कि रमज़ान में शुरू हुआ। 18 मार्च के बाद गजा में ख़ासतौर पर औरतों और बच्चों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। ये जो एलानिया जेनोसाइड कैंपेन है, इसे पसे पर्दा सहूनी मकासद आप क्या देख रहे हैं? तो देखिए, पहले तो हमें मैक्रो पिक्चर देखनी पड़ेगी कि ये मसला या कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है। तो उसके मुताबिक देखें, ये 3 एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एक क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम। बिल्कुल। तो अब ये जो प्ले आउट हो रहा है, पहले मूसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है, तौरात के साथ, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली जो है साम, ठीक है, जो ज़बूर है,
उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए जिनको गॉस्पेल मिली, जी, बिल्कुल। इंजील, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो जूडिज़म जो मानते हैं, उन्होंने नौज़बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को माना नहीं। ठीक है, तो वो अपने मसीह का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे में जो कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे जूडिज़म में कि हम तौहीद में बिलीव करते हैं। डिफरेंसेस जो हैं, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को माना। ठीक है, क्रिश्चियनिटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं और कॉमनैलिटीज़ हैं कि क्रिश्चियनिटी बेसिकली बिलीव करता है ट्रिनिटी में। ठीक है, और हम तौहीद में बिलीव करते हैं, बिल्कुल तो ये ऐसे। डिफरेंस है। मगर वो जो है उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को माना और वो रिटर्न ऑफ जीसस में मानते हैं। ठीक है, मुसलमान भी मानते हैं। तो जूडिज़म जो है, आप कह लें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो विंडोज़ 95 इस जदीद दौर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो वो अपने मसीह का वेट कर रहे हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम का रिटर्न के वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैक्रो पिक्चर है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म मूवमेंट क्या है। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में इनका था, जो आप कह लें अल्लामा इकबाल इनका ज़ायनिस्ट मूवमेंट का, उसका नाम था थियोडोर हर्ज़ल। अच्छा। हर्ज़ल जो था उसका ख्वाब था कि यहूदियों की एक ज़मीन होनी चाहिए। तो उस वक्त ब्रिटिश जो थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था युगांडा, तो आप युगांडा ले लें। और इनका जो जिना था उसका नाम था हाइम वाइजमैन, अच्छा, जो मेरी यूनिवर्सिटी से थे, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो एम में बन गई। तो वो फिर पहले तो बहुत अच्छी president- तरीके से उनको जानते होंगे, उनकी सोच, उनका नज़रिया। बिल्कुल। तो मैं होमो ज़ायनिज़्म से आया हूँ, 20 साल मेरे वहाँ गुजरे। तो बेसिकली हाइम वाइजमैन जो था उसने ही उनको फ़लस्तीन लेकर दिया। अच्छा। एक बंदे की कोशिश थी, इनमें भी एक इख्तलाफ आ गया था। हर्ज़ल और वो बाकी जो लोग थे वो कहते थे नहीं, पहले हम युगांडा में सेटल होंगे, फिर जब हम मजबूत हो जाएंगे फिर हम जाके फ़लस्तीन को आबाद कर लेंगे। अच्छा, हाइम मतलब वाइजमैन, प्लानिंग उनकी तब भी थी कि फ़लस्तीन वापस आना है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस वक्त ब्रिटिशर्स ने कहा था पहले आप युगांडा जाएं, फिर आप जो है फ़लस्तीन आ जाएं। ये जो हाइम वाइजमैन था उसने कहा था मैं एग्ज़ाइल में चला जाऊंगा मैनचेस्टर में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लॉबिंग करूं पार्लियामेंट जाके, ताकि हमें फ़लस्तीन मिले। बिल्कुल। तो हर वीकेंड जाता था लॉबिंग करने अच्छा। पार्लियामेंट में, हर वीकेंड जाता था। अपनी किताब में लिखता है, बहुत ज़बरदस्त उसकी बुक है, ट्रायल एंड एरर के नाम से उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ जो स्टडी कर रहे हैं कि वो बुक वो लाजमी पढ़ें। अच्छा। इससे को आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इन लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको ज़मीन दी। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आप अर्लियर ऑन में से पूछ रही थी कि इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। पॉजिटिव्स तो होंगी जो इतना अचीव कर पाए हैं। इसे देखिए, हम मुसलमान कहते हैं यहूदी साजिश। यहूदियों की पॉपुलेशन 15 मिलियन है। इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर की पॉपुलेशन तकरीबन 15 मिलियन है। तो क्या यहूदी एक साजिश? लाहौर की पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी पूरी दुनिया ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन जूश पॉपुलेशन है, और हम कहते हैं यहूदी साजिश। हम लाहौर को ही ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अभी इस इशू पर, गज़ा इशू पर, अगर हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी वो खामोश रही मोस्टली। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बेशक यूएन की जानिब से मजम्मती बयान आए या इंसानी हकूक़ का जो कमीशन था उसकी तरफ से भी आए, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकी। एक तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनने पर ये सवालिया निशान है, और सेकंड आपसे मैं ये जानना चाहूँगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो गज़ा में किस तरह काम कर रही है? अच्छा, तो हमारे ना 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं। अब देखिए, जो लाखों में लोग निकल रहे हैं यूरोप में, ये एक प्रोसेस था। एक वक्त होता है बीज लगाने का, और एक होता है उसको जो है आप काश्तकारी जो उसकी करते हैं। ठीक है, आप बीज और काश्तकारी एक दफ़ा नहीं कर सकते, एक दफ़ा में नहीं कर सकते। ठीक है, सो सीजन टू सी सो एंड देयर इज अ सीजन टू रीप, यू कैन नॉट डू द बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। अब मसला पाकिस्तान का क्या है, हमने बीज लगाए नहीं है, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाखों में लोग निकल आएंगे। अब जो मैंने आपसे जो बात शुरू की थी सेगमेंट में, जो था ये मैक्रो पिक्चर देना, जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता। बिल्कुल। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो पता होंगे कि गाज़ा में इतने बच्चे शहीद हो गए हैं, मगर उनको मैक्रो पिक्चर पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद जब मैं मैनचेस्टर में था, मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स करवाते थे। ठीक है, तो अब मैं भी जो दीन की तरफ आए, मैं सेकुलर सोसाइटी का प्रोडक्ट था, तो वो 2008 में जब इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया था, वो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। मैं दीन उस वजह से आया था। अब वो रिज़ल्ट क्या था कि बेसिकली जब मैं अपने कमरे में गया, BBC ऑन किया, मैंने देखा कि माएँ बहनें बच्चे मर रहे हैं और सारे मुसलमान चुप हैं। तो वो मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था।
तो हमारी यूनिवर्सिटी में बाकायदे सेमिनार्स देते थे, हमें इशू समझाते थे। तो ये एक चीज़ की ज़रूरत है जो हम अब कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री टूल किट बनाई है जो अब हम स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि मसला है क्या। बिल्कुल। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, हम बाइकआउट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। अच्छा। हम लोकल कंपनीज़ को कनेक्ट करवा रहे हैं एंड रिटेलर्स के साथ, लोकल सप्लायर्स को। इसलिए और हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इसी हफ्ते कि हम अब फ्रिजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो कंपनीज़ हैं, इजरायली कंपनीज़ हैं या ज़ायनिस्ट स्पोर्टर्स हैं, इनकी जो कंपनीज़ हैं ये फ्रिज प्रोवाइड कर देती हैं, ये पेंट करवा देती हैं, ये बोर्ड बनवा देती हैं, लालच दे देती हैं आपको एक्चुअली। तो दुकानदार फिर मजबूर हो जाता है। तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये तय किया है कि कोई क़यामत वाले दिन अल्लाह से ये ना कहे कि हमने एक बोर्ड के खातिर, हमने एक फ्रिज के खातिर, हमने जो पेंट के खातिर अपना दीन बेच दिया। तो अब हम फ्रिजेस इंस्टॉल करवा के दे रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ लोकल कंपनीज होंगी, लोकल प्रोडक्ट्स होंगे। अच्छा। तो ये अब हमने फ्रिज लॉन्च किया है। उसके बाद किसी को बोर्ड चाहिए या किसी ने पेंट करवाना है, वो हम करवा के देंगे, मगर हमारी कंडीशन क्या होगी कि आपने लोकल प्रोडक्ट्स रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक सवाल और भी बनता है कि अगर जैसे कि अभी आप एक कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी का टैग वो है जो कि ज्यूज़ का है, लेकिन वो जिस मुल्क में चल रहा है वहाँ पर उसके जो जिसने परचेज़ किया है, एक तो वो ऑनर है, उसके नीचे जो अंडर जो काम कर रहे हैं लोग, वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसमें उन लोगों का भी नुकसान है कि अगर आप उस कंपनी को बंद करने की बात करते हैं तो वो सब लोग जॉबलेस होंगे, उन सब के लिए जो इकोनॉमी इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होंगे, मुल्क की इकोनॉमी के अलावा उनके जो पर्सनल इकोनॉमी इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए फिर क्या हल हो? देखिए, इसे हम 3 चीज़ें कहते हैं। हम सिर्फ बाइकआउट नहीं कहते, हम कहते हैं बाइकआउट, बिल्ड, फिर बैंकरप्ट। जो दरमियान वाली चीज़ है बिल्ड, कि आपने कंपनीज बनानी है ताकि लोग जो हैं वहाँ आ सकें। ठीक है। इसे देखिए, मार्केट में जब भी एक वॉइड पैदा होगा ना तो कोई ना कोई चीज़ फिल करेगी। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे एक वेल नोन कोला ब्रांड है पाकिस्तान की, आपको पता है कि जैसे ये चीज़ हुई तो उनकी सेल इतनी शूट कर गई कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, ये बिज़नेस के रूल्स हैं कि वो जो वॉइड पैदा होगा वो फिल होगा। तो जॉब्स कहीं नहीं जाएंगी, कहीं और क्रिएट हो जाएंगी। मगर ये हमारे बिजनेसेस को देखना पड़ेगा किस तरह एक्सपैंड करना है, किस तरह स्केल अप करना है। और ये सूरत हाल जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से भी और हमारे मुल्क में भी जितने उलमाए कराम हैं उनकी जानिब से भी ये फतवा जारी कर दिया गया है कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अब जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। और ये जिहाद सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट करना या फिर किसी भी तरीके से जिससे फ़लस्तीनियों की मदद हो सके, वो जिहाद में ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदील अनवर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।